इलेक्टोरल बॉन्ड का सच पूरे देश के सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि जिस पार्टी ने काला धन वापस लाने की बात की थी वो खुद काला धन दबाए हुए बैठी है। कभी डरा धमकाकर तो कभी चंदे के बदले धंधा देकर बीजेपी ने बहुत सारी कंपनियों से वसूली की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना के दौरान बने पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ? सबको मालूम है कि पीएम केयर्स फंड के नाम पर घोटाला हुआ, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पीएम केयर्स फंड का वो सच जिसे सुनने के बाद आप भी बोलेंगे वाह मोदी जी वाह। 7,000 करोड़ के आसपास रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले बीजेपी को, लेकिन पिछले 3 सालों में 12,000 करोड़ तक का डोनेशन पीएम केयर्स फंड में लिया है मोदी जी ने, जिसमें से 40% अभी तक खर्च नहीं किया गया है और जो खर्च हुआ है उसकी सच्चाई भी बहुत शॉकिंग है। आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पीएम केयर्स फंड में क्या खामियां हैं, इसमें कैसे घोटाला हुआ और कैसे देश की 125 करोड़ की जनता को अपने फायदे के लिए बेवकूफ़ बनाया गया। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पीएम केयर्स फंड है क्या। दोस्तों, पीएम केयर्स फंड को 2020 में बनाया गया था। हम सब जानते हैं कि तब देश भर में कोरोना फैला हुआ था और इसे लड़ने के लिए इस फंड को बनाया गया था। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कोई गवर्नमेंट फंड मौजूद नहीं था, बल्कि 1948 के समय से ही पीएम केयर्स रिलीफ फंड मौजूद था और इस फंड को भी यही सोचकर बनाया गया था कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर इंडिया के लोगों को अफेक्ट करेगा तो उससे डील करेंगे इस फंड के जरिए। हो सकता है कि अब आपके मन में ये सवाल आए कि जब इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक फंड ऑलरेडी मौजूद था तो फिर एक कंप्लीटली डिफरेंट फंड को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। दोनों में क्या अंतर है? दोनों सुनने में एक से लगते हैं, लेकिन पीएम केयर्स फंड और पीएम केयर्स रिलीफ फंड में जमीन आसमान का अंतर है। पीएम केयर्स रिलीफ फंड सरकारी फंड है और पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं है, इसको कुछ लोग कंट्रोल करते हैं। इस पीएम केयर्स फंड के चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी। मेंबर्स हैं डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर यानी सारे बीजेपी वाले। इस फंड के करंटली रतन टाटा, सुधा मूर्ति और भी कई सारे बड़े बड़े लोग ट्रस्टी हैं। वही डिसाइड करते हैं कि इस फंड को कैसे मैनेज किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की ही तरह पीएम केयर्स फंड को भी ऐसा बनाया गया था कि इसमें हो रही सभी सीक्रेट फंक्शनिंग के बारे में देश की जनता को कुछ भी पता न चले। सबसे पहले इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से मशहूर किया गया, लेकिन बाद में बताया जाता है कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, यानी ये सरकारी है ही नहीं। लेकिन अब आप सोच करके देखो कि ये कितने हंसने वाली बात है कि एक फंड जिसका नाम पीएम केयर्स फंड है, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, एक फंड जो उनके निर्देश पर काम करता है, एक फंड जिसमें फंडिंग भी इसी वजह से आती है क्योंकि उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर करता है, एक फंड जिसकी वेबसाइट के पास .gov का डोमेन है, एक फंड जिसका एड्रेस एक सरकारी ऑफिस है, उसे हम लीगली सरकारी चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं कह सकते। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। इससे भी अजीब ये कि इस ट्रस्ट को आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में इंक्लूड नहीं किया गया। यानी कल को अगर आप जानना चाहो कि पीएम केयर फंड में ये जो भर के देश विदेश से चंदा आ रहा है वो कौन दे रहा है, सरकार दे रही है, जाने माने एनजीओ दे रहे हैं या फिर बिजनेसमैन दे रहे हैं, आखिर इतना पैसा कौन दे रहा है, तो इसकी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ पर भी वही इलेक्टोरल बॉन्ड वाला खेल है कि कंपनियां क्या देंगी इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अब जब पता ही नहीं चलेगा तो कोई भी स्कैम कर लो, कोई भी करप्शन कर लो, वसूली कर लो। बात तो सही है। इन पॉइंट्स को समझने के बाद एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि पीएम केयर्स फंड भी बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह ही है जिसमें ट्रांसपेरेंसी जीरो है। पर हैरानी वाली बात तो ये है कि सरकार पीएम केयर फंड की ट्रांसपेरेंसी को लेकर ऐसा तर्क देती है कि उनका कहना है कि पीएम केयर फंड एक पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट नहीं है, सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता है, सरकार ना ही उसे फाइनेंस करती है। और तो और उनका ये तक कहना है कि इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन होते हैं वो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता है और इसकी एक इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कराई जाती है। खैर, ये तो सरकार का कहना है, लेकिन अब आप इनका झूठ पकड़ना, क्योंकि हकीकत तो ये है कि 12,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ रुपए तक इस फंड में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से मिले हैं। ओएनजीसी ने 300 करोड़ तक का रुपए कोविड के टाइम इस फंड में डाले थे। इसी तरह एनटीपीसी ने 400 करोड़, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 250 करोड़, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 200 करोड़ और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 225 करोड़ दिए थे। इस कंट्रीब्यूशन को दो तरीके से लिया गया है। पहले तो जो प्रॉफिट हुआ उसमें से डायरेक्टली 1% ऑफ मनी को निकाल कर पीएम केयर फंड में ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा, सरकारी कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की एक दिन की सैलरी इस पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट करी गई है। एक दिन की सैलरी लगभग 16 करोड़ रुपए के बराबर है। और पहले ये बोला गया था कि इस ट्रस्ट में वॉलंटरी बेसिस पर कोई भी डोनेट कर सकता है, पर रियलिटी ये थी कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये चीज़ फोर्स करके लाई गई थी
कि आपको देना ही देना है। वो तो बाद में जब क्रिटिसिज्म हुआ तब जाकर इन्होंने उसको बदला था, वरना इरादा वही था। इस फंड को पहले साल तो 70% कंट्रीब्यूशन पीएसयू से ही मिला था, बाद में वो 30% हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि सरकारी कंपनी में जो पैसा है वो उनका अपना खुद का है या उनके पूर्वज छोड़ गए थे? भाई है तो पैसा वही जो जनता से टैक्स लिया है। अब अगर उस पैसे को किसी ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका क्या ये मतलब नहीं हुआ कि वो ट्रस्ट एक तरीके से सरकारी पैसे को ही ट्रस्ट में डाल रहे हैं? फिर सरकार किस आधार पर ये कह सकती है कि इस ट्रस्ट में एक भी रुपया सरकारी नहीं है? ये कुछ नहीं, सरकार का वही दांव है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो। कोविड-19 के समय बनाया गया ये ट्रस्ट, जिसे पहले साल 3,000 करोड़ समथिंग कंट्रीब्यूशन मिला था, जिसमें 90% डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन था। साल 2022 आते आते 10,000 करोड़ तक के चंदे मिल चुके थे इसमें, जिसमें 494 करोड़ बाहरी देशों से मिले हैं। आइए अब देखते हैं कि ये जो इतना सारा पैसा मिल रहा है आखिर इसका किया क्या जा रहा है। इस फंड से 2020-21 और 2022 के दौरान लगभग 7500 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है, जिसकी लिस्ट ऐसी है। कोविड का टाइम हम सबको याद है कि कितना बुरा था, लेकिन उस टाइम ने हम सबको हमारे देश की एक असली तस्वीर दिखाई थी, जहां हमें 70,000 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी, वहां हमारे पास बहुत कम वेंटिलेटर्स मौजूद थे। यही सोचकर सरकार ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स पर पैसे खर्च करने का निर्णय लिया था। इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए सरकार ने पीएम केयर फंड से पैसा लिया था। पहले साल 1,300 करोड़, दूसरे साल लगभग 800 करोड़। सरकार का तो ऐसा कहना है कि उसने अपना वादा फुलफिल किया था, पर हकीकत में वो वेंटिलेटर्स ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। इतना ही नहीं, पंजाब में तो जो अस्पतालों में वेंटिलेटर्स दिए गए थे वो सही से फंक्शन भी नहीं कर रहे थे। कुछ तो इस हालात में थे कि उन्हें इस्तेमाल करने लायक भी नहीं था, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर योजना वाले जो हैं उसमें से लगभग 62 वेंटिलेटर्स वो ख़राब हैं और वो शुरू से ही ख़राब हैं। ये सिर्फ फरीदकोट में ख़राब नहीं है, ये मेरे ख्याल से पंजाब में और सारे देश में ये ख़राब होंगे क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। पीएम केयर से ये फंड से आए थे ये। इसके अलावा जहां दिल खोलकर पैसे खर्च किए गए हैं वो है वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट्स। इस पर 1,000 करोड़ सरकार ने खर्च किए हैं। ये उन लोगों को दिए गए थे जो बाहर काम करते थे लेकिन अब वापस लौट आए थे, या फिर जो शहर में काम करते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपने गांव में ही रहना पड़ रहा था, तो उन्हें गवर्नमेंट ने 1,000 रुपये मंथली देने का वादा किया था। अब ये स्कीम ग्राउंड लेवल पर कितनों को मिली और कितनों को इससे फ़ायदा हुआ, इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब मौजूद ही नहीं है। एक्टिविस्ट्स ने बार बार आरटीआई के जरिए इस इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी गई। उल्टा दिल्ली सरकार का तो यहाँ तक के कहना है कि उन्हें एक भी रुपया केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिला, यानी ये 1,000 करोड़ कहाँ गए कोई नहीं जानता। ऑडिट रिपोर्ट तो ऐसा कहती है कि 1,320 करोड़ में से 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन के डोज पर खर्च किए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से ये डोज किसे दिए गए, वो कौन लोग थे, कहाँ रहते हैं, किसने लगाई, इन सब का कोई डेटा मौजूद नहीं है। इनफैक्ट आरटीआई के जरिए जब क्वेरी रेस करी गई कि बड़ी बड़ी संस्थाओं को कितना गवर्नमेंट के इस बजट में से पैसा मिला, तो उन्होंने कहा कि उन्हें 0 रुपीज़ मिले। इतना ही नहीं, इसमें यह भी था कि 100 करोड़ कोविड वैक्सीन के डेवलपमेंट के तौर पर दिए जाएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये भी एक झूठ निकला, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को 1 कौड़ी तक नहीं मिली थी। खैर, तीसरी जगह जहाँ पर बहुत सारा पैसा लगाया गया है वो है ऑक्सीजन प्लांट्स को इंस्टॉल करने में। फोटो में आप देख सकते हैं कैसे अमित शाह एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने 1700 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। आइए अब इसका जायजा लेते हैं कि ये 1700 करोड़ किस तरह से खर्च हुए थे। 14 मार्च 2020 को कोविड-19 को नेशनल डिजास्टर बता दिया गया, जिसके करीब 7 महीने बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एजेंसी सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी ने 150 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पहला टेंडर जारी किया। सोसाइटी ने 21 अक्टूबर 2020 में ऐसे 150 प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी किया था। जनवरी में पीएम केयर्स फंड से सहायता मिलने के बाद 12 और प्लांट्स इसमें जोड़ दिए गए। टेंडर जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 नवंबर 2020 थी। इसके बाद फॉर्मल प्रोसीडिंग्स हुई, जिसकी वजह से सब होते होते नवंबर का महीना आ गया, यानी कोविड महामारी की पहली लहर आने के करीब 10 महीने बाद ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाने की कार्रवाई शुरू हुई। 18 अप्रैल 2021 को स्क्रॉल ने पीएम केयर्स फंड से लगने वाले 162 ऑक्सीजन प्लांट्स की पड़ताल की। अपनी पड़ताल में उन्होंने कुल 14 राज्यों में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स की हालत का जायजा लिया। 14 राज्यों में तब तक महज 11 ऑक्सीजन प्लांट्स ही लग पाए थे। इनमें से सिर्फ 5 ही काम कर रहे थे। अब किस तरह से इसमें घोटाला हुआ है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए।
इस खबर के छपने के ठीक बाद हेल्थ केयर एंड फैमिली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बताया कि 18 अप्रैल तक कुल 33 प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन इसमें ये जिक्र नहीं किया गया कि इसमें से कितने काम कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली 18 अप्रैल 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किए गए ट्वीट में दावा किया कि हिमाचल को मिले कुल 7 प्लांट्स में से 4 लग चुके हैं, लेकिन 23 अप्रैल 2021 को द ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक उनमें से एक काम का था। इसी तरह 16 अप्रैल 2021 को द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एमजीजी जनरल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों की मौत हो गई। यहाँ पर पीएम केयर्स फंड के तहत एक ऑक्सीजन प्लांट लगना था। चीफ मेडिकल ऑफिसर अवनीश दुबे बताते हैं कि हम उन्हें बुलाते रहे, वो कहते रहे कि दोबारा फ़ोन करेंगे, मुझे नहीं पता कि दिक्कत कहाँ है। इतना ही नहीं, बिहार में लगने वाले 119 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स में से 44 1-2 हफ्ते के बाद ही ख़राब हो गए थे और उनकी फंक्शनिंग गड़बड़ हो गई थी। और ऐसा एक जगह नहीं हुआ, कम से कम 5 जगहों पर ऐसा हुआ था। इसके बाद 500 करोड़ रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर खपत किए गए हैं, जिसका एम था 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इंस्टॉल करना। इसका प्रोजेक्ट ओएनजीसी को मिला था। ओएनजीसी की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसने इसे पूरा किया था, पर इस जानकारी में झोल है, क्योंकि सबसे पहले तो ओएनजीसी की मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि उसने एक्चुअल अमाउंट 560 करोड़ खर्च किए हैं। सेकंड पॉइंट, उसने कहा कि 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए हैं, पर ऑडिट करने वाली फर्म ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि इस प्रोजेक्ट पर केवल 500 करोड़ खर्च किए गए हैं और उसको खर्च करने की वजह से 99,986 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे। भाई, इस सिचुएशन में कोई तो एक झूठ बोल रहा है, तब ये डिफरेंस आ रहा है। और आप उस ऑडिट वाली रिपोर्ट को छोड़ ही दो, क्योंकि जितनी जानकारी सार्वजनिक है, पब्लिक में है, उसके बिहाफ पर यह पता चलता है कि केवल 40,000 तक के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ही इंस्टॉल किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑडिट करने वाली फर्म से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। आफ्टर ऑल, मैंने और आपने भी देखा है कि ओएनजीसी खुद कह रही है कि उसने 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड किए हैं। अब ऐसे में हम लोग किसके ऊपर विश्वास करें? हो सकता है कि आप कहो कि गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का फंड दिया होगा और उस फंड को इस्तेमाल करके जितने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बने होंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स ने सिर्फ वही इंक्लूड किए होंगे। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 99,986 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 500 करोड़ के हैं, पर ऐसा क्या हो जाएगा कि अगले 14 कंसंट्रेटर 60 करोड़ के हो जाएंगे? क्या इस बात में कोई लॉजिक दिखता है आपको? जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ तो घपला है, वरना खाली 14 कंसंट्रेटर किसी भी हाल में 60 करोड़ के हो ही नहीं सकते हैं। तो यानी कोई तो झूठ बोल रहा है। और जब आप थोड़ी सी और रिसर्च करोगे या इस सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इस फंड की ऑडिट सिर्फ नाम के लिए एक इंडिपेंडेंट कंपनी कर रही है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि जो फर्म इस फंड को ऑडिट करती है, यानी सार्क एसोसिएट्स, उसके ओनर सुनील कुमार गुप्ता मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। बीजेपी के कई नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है, आरएसएस वालों से भी उनकी जान पहचान है। इसके साथ साथ और भी कई एक्सपेंडिचर किए गए हैं, लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिक जानकारी सही तरीके से पब्लिक में मौजूद है ही नहीं। इसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि जो ये पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्या उसे एक्चुअली में यूज़ में भी लाया जा रहा है, या फिर कंपनी को काम देने के नाम पर कमीशन खाया गया? कैसे खाया गया कमीशन, किसने खाया, ये सब जानकारी बाहर आनी चाहिए। लेकिन तभी जब इस वीडियो को देखने के बाद हम और आप सरकार से सवाल पूछेंगे, इसलिए आगे भी वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। तो दोस्तों, इस फंड को बनाने के पीछे भले ही नेक इरादा रहा हो, लेकिन जिस तरह से इसने अपने कामों को किया है, उसको देखने के बाद ये कहना कि ये फंड बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, झूठ होगा। अपोजिशन पॉलिटिशियंस ने कई बार इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल किया और ऐसी आशंका जताई है कि ये भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह एक बड़ा स्कैम है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम सामने आने के बाद हम सबको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जिस बेदाग छवि और करप्शन फ्री पॉलिटिक्स का वादा मोदी सरकार ने किया था, वो झूठ था। इस सरकार ने देश की जनता से झूठ बोला। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश का पैसा खाया गया और अभी हमने पीएम केयर्स फंड की बात की ही। याद रखना चाहिए कि ये पैसा जनता का है, जो ये कंपनियां भर भर के इस फंड में डाल रही हैं, और इसीलिए हम लोगों का, जनता का पूरा अधिकार बनता है कि हम इस फंड की फंक्शनिंग के बारे में सब कुछ जानें। सुप्रीम कोर्ट में तो इसका फैसला पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन हमें और आपको जागरूक बनकर अपनी आवाज़ उठानी होगी। आप क्या सोचते हैं कि क्या इस फंड को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, ताकि इसकी हर गतिविधियों की जानकारी आम नागरिक को मालूम हो सके, या ऐसा नहीं करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरह फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।